कि जी वी आर एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6। टॉपिक्स तो हमने सारे कवर कर लिए थे। आखिर में एक डिटेल्ड एग्जाम्पल जिसमें पूरा स्पेक्ट्रम जो कुछ हमने पढ़ा उसका कवर हो जाए वो कर रहे थे। तो बेसिकली हमने नॉर्मल लोड के साथ तमाम फटीग फेलियर के अंदर प्रिडिक्शन के लिए जितनी भी थ्योरीज थी वो हमने पढ़ ली। उसमें तीन थ्योरीज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ अ मॉडिफाइड गुडमैन थ्योरी, देयर इज़ अ गर्बर थ्योरी एंड देयर इज़ एस्मे इलिप्टिक थ्योरी। इन तीन फेलियर क्राइटेरियाज को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इनके सारे देखें रिलेशनशिप्स तो दोज आर बेस्ड ऑन नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यूज। ठीक है, सिग्मा मिड रेंज, सिग्मा अल्टरनेटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें इसकी मॉडिफाइड गुडमैन थ्योरी की, ठीक है, तो आपके पास जो रिलेशनशिप आ रहा था फेलियर के लिए, दैट वाज समथिंग लाइक अगर उसका मैं आपको बुक के अंदर से हम जाएं अगर उस पे, ठीक है, तो आपके पास जो रिलेशनशिप्स आते हैं, लेट मी गो टू दोज टू शो यू। जी, तो आपके पास जितने रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये सोडरबर्ग का क्राइटेरिया सिग्मा ए ओवर एस सी प्लस सिग्मा एम ओवर एस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एन, ये वाला। इसी तरह मॉडिफाइड गुडमैन का सिग्मा ए ओवर एस सी प्लस सिग्मा एम ओवर एस यू टी इज इक्वल टू 1 ओवर एन। बाकी गर्बर और एस्मी इलिप्टिक के भी यही वाले रिलेशनशिप्स है। नाउ द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू लास्ट वीक वाज के अच्छा अगर तो आपके पास एक्सियल लोड लग रहा है तो यू कैन सिंपली से जी के एफ इज इक्वल सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है। और इसी तरह अगर आपके पास बेंडिंग लोड लग रहा है, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो बेंडिंग सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए हो गया अगर आपके पास एक्सियल लोड हुआ, और अगर बेंडिंग लोड हुआ तो सिग्मा इज इक्वल टू एम सी ओवर आई हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इफ देयर इज अ टॉर्शनल लोड, अगर टॉर्क मौजूद है तो shear स्ट्रेस आ जाएगी आपके पास, टॉर्क से shear स्ट्रेस आ जाती है हमारे पास, राइट। सो व्हाट वुड हैपन टू दीज इक्वेशंस? नंबर वन, पहला ये क्वेश्चन था। और नंबर टू, अगर shear स्ट्रेस और सिग्मा दोनों लग रहे हो तो फिर क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लग रहा हो फिर क्या होगा? ठीक है, तो इस जो फर्स्ट केस है, यानी जब आपके पास टॉर्शनल फटीग स्ट्रेंथ है, आपके पास टी है, दैट दैट that would result in a shear stress equals to 16t over pi d cube if we are talking about a shaft। अगर हम राउंड क्रॉस सेक्शन की बार की बात करें तो दैट वुड बी 16t over pi d cube, या अगर हम जनरल बात करें तो दैट वुड बी इक्वल टू टी आर ओवर जे। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे? तो वी सेड के जी आप अगर तो आपके पास जो है ये चार कंडीशंस हों, यानी आपके पास डक्टाइल मटेरियल हो, पॉलिश्ड सरफेस हो, नॉच फ्री यानी स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना और सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन हो, तो फिर इन केसेस के अंदर आप मिड रेंज कंपोनेंट को निगलेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिंग कंपोनेंट की बेस के ऊपर अपनी फेलियर थ्योरी को बना, यानी आप बेसिकली एस एफ इज इक्वल टू ए एन रेज टू द पावर बी। ये देखें, ये कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए था ना फॉर्मूला, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई कंडीशन मौजूद ना हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नॉच फ्री वाली यानी स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर मौजूद हो, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर यू यूज दीज टू अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, ये दो अप्रोक्सीमेशन। सो फॉर एग्जांपल मॉडिफाइड गुडमैन का आपने फॉर्मूला देखा, सिग्मा ए ओवर एस सी प्लस सिग्मा एम ओवर एस यू टी इज इक्वल टू 1 ओवर एन मॉडिफाइड गुडमैन में। तो उधर आप ये अब सिग्मा ए की जगह आप टॉ ए ले आएंगे, सिग्मा एम की जगह टॉ एम ले आएंगे, और ये जो एस यू टी है इसकी जगह
SSU ले आएंगे, ठीक है। अब ये SSU क्या है? दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन shear and you can approximate it with directly ultimate strength. SSU is equal to 0.67 SUT, ठीक है। इसी तरह जो आपकी सॉडरबर्ग क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल, उसमें इधर SSU की जगह S, यानी उसमें जो आपके पास सॉडरबर्ग क्राइटेरिया होता है या एजमी इलिप्टिक फॉर दैट मैटर, ये देखें सॉडरबर्ग में भी यील्ड स्ट्रेंथ आ रही होती है और एजमी इलिप्टिक में भी यील्ड स्ट्रेंथ आती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की जगह। तो अगर आप ऐसी कोई जो है वो यूज कर रहे हो थ्योरी जिसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ यूज हो रही हो, तो फिर आप you can use this second approximation SSY is equal to 0.577 SYT, और फिर आप ये जो yield strength है उसकी जगह SSY ये यूज कर लेते हैं। तो the rest of the procedure that remains the same। तो इस तरह आप प्योर shear stress के अंदर अगर कोई बॉडी हो तो फिर आप उसके ऊपर ये फेलियर सीरीज इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में हमने कॉम्बिनेशनल लोडिंग देखा था कि जब आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस दोनों मौजूद हैं, आपकी जो बार है उसके ऊपर फर्ज करें कि टॉर्क भी लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, और अगर आपके पास एक्सियल लोड भी लग रहा है, ठीक है, तीनों चीजें लग रही हैं, तो आपके पास सिग्मा वुड बी इक्वल टू F/A प्लस MC/I होगा, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस जो है वो TR/J के इक्वल होगी। तो इस केस में हमने कहा था कि आपने वॉन माइसेस थ्योरी को यूज करना है, यानी डिस्टॉर्शन एनर्जी फेलियर थ्योरी को यूज करना है और इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस निकाल लेनी है। अब इनमें से कोई भी फ्लक्चुएटिंग हो जाए तो ये पूरी प्रॉब्लम फटीग की प्रॉब्लम बन जाएगी। एक या दो या तीनों जो है ये वेरी कर सकते हैं लोड। तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे जी, आप अल्टरनेटिंग कंपोनेंट और मिड रेंज कंपोनेंट की इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस निकालेंगे, यानी आपने सिग्मा ए निकाल लिया, सिग्मा एम निकाल लिया, मिड रेंज और अल्टरनेटिंग कंपोनेंट नॉर्मल स्ट्रेस के। इसी तरह शेयर स्ट्रेस के अल्टरनेटिंग और मिड रेंज कंपोनेंट्स निकाल लेने। उसके बाद आपने कहना है सिग्मा ए प्राइम जो कि इक्विवेलेंट स्ट्रेस है जिसमें नॉर्मल और शेयर दोनों के इफेक्ट मौजूद हैं, दैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 3 tau a square whole under root, and sigma m prime would similarly be sigma m square plus 3 tau। ये आपका डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का फॉर्मूला। तो आपने जो है वो दो स्ट्रेस एलिमेंट्स बना लेने, एक स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर जो है वो आपका मिड रेंज कंपोनेंट लग रहे होंगे और एक स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर से फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिंग कंपोनेंट लग रहे होंगे। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अच्छा, जब आपके पास सिग्मा ए प्राइम सिग्मा एम प्राइम आ जाएंगे तो फिर आप जो है वो यही फार्मूलाज जो मॉडिफाइड गुडमैन गर्बर और एजमी लिप्टिक के थे इनको यूज कर लेंगे, सिर्फ सिग्मा ए और सिग्मा एम की जगह सिग्मा ए प्राइम और सिग्मा एम प्राइम को यूज करेंगे। इसी तरह फर्स्ट साइकिल यील्डिंग का जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी सिग्मा ए प्राइम और सिग्मा एम प्राइम को यूज करेंगे। सो डिटेल्ड फॉर्मूला सिग्मा ए प्राइम और सिग्मा एम प्राइम का ये आपके सामने लिखा है। अब ये देखें, ये टोटल this is sigma a square plus 3 tau a square whole under root, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें क्या करना है आपने जी, सिग्मा ए जो बेंडिंग है उसको KF बेंडिंग से मल्टीप्लाई करना है जो आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है फटीग का, प्लस जो एक्सियल वाला है उसको एक्सियल के स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसमें एक एडिशनल चीज ये थी कि अगर आपके पास एक्सियल लोड है उसको 0.85 से डिवाइड करना है, क्योंकि 0.85 वाज द लोड फैक्टर। जो मेरीन फैक्टर्स आपने पढ़े थे उसके अंदर जो लोड फैक्टर था व्हिच वाज KC, दैट वाज 0.85 फॉर एक्सियल लोड, ठीक है। तो हम SE को जब KC से जब SE निकाल रहे होंगे तो KC को 1 लेंगे
और ये एक्सियल लोड को 0.85 से डिवाइड करके तो सारों का इफेक्ट अंदर आ जाएगा उसके। आपको याद होगा आपने लोड फैक्टर के अंदर पढ़ा था कि जब टॉर्शनल और बेंडिंग लोड इकट्ठे लग रहे हो तो आप फिर बेंडिंग वाला लोड फैक्टर लेते हैं, यानी केसी को 1 लेते हैं। अब अगर बेंडिंग, टॉर्शनल और एक्सियल लोड तीनों लग रहे हो तो आप के सी को तो 1 लेंगे लेकिन सिर्फ एक्सियल लोड को 0.85 से डिवाइड कर देंगे। बाकी इस तरह, इसी तरह सिग्मा एम प्राइम भी ऐसे ही आ जाएगा। सो ये हमने सारा काम कर लिया था। लास्ट में हमने एक एग्जांपल करनी थी, उसका टाइम नहीं मिला था, सो लेट्स जस्ट डू दिस एग्जांपल क्विकली। अ रोटेटिंग शाफ्ट is made of 42 by 4 millimeter AISI 1018 cold drawn steel। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप इस स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ टेबल A20 से फाइंड आउट कर लेंगे। और एंड दिस इज अ 42 by 4 मिलीमीटर रोटेटिंग शाफ्ट। मैंने आपको बताया था कि जो भी हॉलो सिलेंडर्स होते हैं उसमें 42 by 4 मिलीमीटर का मतलब होता है 42 इज द आउटसाइड डायमीटर, यानी ये आपका 42 मिलीमीटर है, एंड 4 मिलीमीटर इज द वॉल थिकनेस। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी 4 मिलीमीटर होती है, विच मीन्स के जो इनसाइड डायमीटर है दैट वुड बी इक्वल टू 42 माइनस 4 माइनस 4, यानी 42 माइनस 8 36 मिलीमीटर, सॉरी 34 मिलीमीटर आपका ये इनसाइड डायमीटर हो जाएगा। तो इट हैज अ 6 मिलीमीटर डायमीटर होल ड्रिल्ड ट्रांसवर्सली थ्रू इट, यानी अगर ये इस तरह की बार थी जिसके अंदर ये आपके पास इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर, तो बीच में एक 6 मिलीमीटर का होल वो ड्रिल हुआ हुआ जिसका डायमीटर का होल का डायमीटर 6 मिलीमीटर है। Estimate the factor of safety guarding against fatigue and static failure using Gerber and Langer failure criteria for the following loading conditions। अब इसने दो लोडिंग कंडीशंस दे दी हैं। ए पार्ट में कंप्लीटली रिवर्स्ड टॉर्क है 120 न्यूटन मीटर, और जो है इन फेज विद अ कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग मोमेंट ऑफ 150 न्यूटन मीटर, यानी आपके पास जो टॉर्क है वो भी ऐसे है और जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी ऐसे है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि ये 120 पे है और ये 150 पे, ये टॉर्क है और ये मोमेंट है। और बी पार्ट ऑफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ पल्सेटिंग टॉर्क फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 20 टू 160, यानी टॉर्क जो है वो 20 से 160 में फ्लक्चुएट कर रहा है, 160 और 20 के दरमियान। और जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट हैज अ स्टेडी बेंडिंग मोमेंट ऑफ 150 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास दो कंडीशंस हैं। अच्छा, अगर मैं टेबल A20 में चला जाऊं तो SUT 440 मेगा पास्कल्स और SY 370 मेगा पास्कल आ जाता है मेरे पास। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ये S प्राइम E है, ठीक है, दैट इज 0.5 इंटू SUT विच विल बी 220 मेगा पास्कल। अब ए पार्ट के अंदर आपके पास, याद रखें, आपके पास टॉर्क 120 और बेंडिंग मोमेंट 150 का मौजूद है। ठीक है, ये न्यूटन मीटर्स में। तो आपसे क्या पूछा जाएगा जी, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें आपने देखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ रहा है गर्बर और लैंगर यील्ड क्राइटेरिया के थ्रू। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले जी, सबसे पहले आपको एंड्योरेंस लिमिट फाइंड करनी होगी, उसके बाद आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि इसके अंदर ये एक डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, 6 मिलीमीटर डाया का होल मौजूद है। तो आपको KF और KFS फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो बार है ये मोमेंट भी इसके ऊपर लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है। ठीक है, तो आपको KF भी फाइंड करना पड़ेगा, यानी फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, और KFS भी फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर अंडर शेयर, ये दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप वॉन माइसेस थ्योरी के थ्रू सिग्मा ए प्राइम और सिग्मा एम प्राइम निकाल सकेंगे।
और फिर आप इवेंचुअली गर्बर और लैंगर फेलियर क्राइटेरिया की इक्वेशंस लगा सकते हैं। सो आप इसमें अगर सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, रोटेटिंग शैफ्ट कोल्ड ड्रॉन स्टील है। सो कोल्ड ड्रॉन स्टील के लिए आपके पास के ए की वैल्यू गिवन होनी चाहिए आपको, टेबल 6-2 या 1 जो भी है उसमें से वो जो ए एस यू टी रेज टू द पावर बी वाला में ए और बी की वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। और के बी जो है साइज फैक्टर, उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, D/7.62 होल रेज पावर माइनस 0.107 होता है। उसमें ये डी की वैल्यू आप डाल दें डायमीटर की, तो यू विल गेट सम वैल्यू हेयर। 0.899 इधर है और 0.833 इधर है, ठीक है। सो योर एस ई वुड बी, अच्छा बाकी लोडिंग फैक्टर आपको बताया था कि जब टॉर्क और मोमेंट दोनों लग रहे हो तो लोड जो के सी है उसको 1 लेते हैं, के डी और के ई और के एफ के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सो विल जस्ट टेक देम 1। So SE would become 0.899 multiplied by 0.833 multiplied by this 220 megapascal which is S prime E। तो आपके पास SE की वैल्यू 165 मेगापास्कल आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको के एफ चाहिए और के एफ एस चाहिए। और के एफ क्या होता है, के एफ इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू इंटू के टी माइनस 1 होता है। और इसी तरह के एफ एस जो है वो 1 प्लस क्यू शीयर इंटू के टी एस माइनस 1 होता है। ये दोनों कैसे फाइंड, अब इसके लिए के और के टी और क्यू एस, सॉरी क्यू और के टी और क्यू एस और के टी एस ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट होंगे जी, इसके लिए मुझे बुक के अंदर टेबल A15 A16 में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बुक के अंदर से दिखा देता हूँ। ये बेसिकली A16 है। अब ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, ये मोमेंट में इस वक्त, ठीक है। इसके अंदर ये आपके पास बार है जिसका ये आउटसाइड डायमीटर जो है वो आपको दिया हुआ है 42 मिलीमीटर और ये इनसाइड डायमीटर 34 दिया हुआ है। मोमेंट में ये बीच में ए डायमीटर का होल है, ए की वैल्यू 6 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इस केस में आपने देखना है कि एक तो सिग्मा नॉट जो नॉमिनल स्ट्रेस है दैट वुड बी m ओवर जेड नेट, जबकि जेड नेट की ये वैल्यू है। अब इसमें कैपिटल डी 42 मिलीमीटर है, स्मॉल डी 34 मिलीमीटर है। ए की वैल्यू इस टेबल में से आएगी, ये ए की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। इसी तरह स्मॉल ए ओवर कैपिटल डी वुड बी 6 ओवर 42, 6 ओवर 42, ये ए ओवर डी की वैल्यू। सो इधर से आप देख लेंगे, मिसाल के तौर पे ए ओवर डी की वैल्यू हमारे केस में 6 ओवर 42.143 बनती है, ठीक है। तो यू आर समवेयर हेयर। और इसी तरह स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी ये जो वैल्यू है ये हमारे केस में क्या बनती है जी 34 ओवर 42। तो ये आपके पास 0.810 बन जाती है, ठीक है। तो आप बेसिकली फिर आपको इंटरपोलेट भी करना पड़ेगा डेटा को। तो यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अगर वापस इधर आए तो जो आपके पास बनती है वैल्यू, एक आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी अराउंड 0.798 और के टी की वैल्यू आ जाएगी 2.366। इसी तरह जो आपके पास दूसरा टेबल है टॉर्शन के लिए इससे नीचे दिया हुआ टेबल, ये कोई पुराना लिखा हुआ मैंने, अच्छा
अब टॉर्शन के लिए बिल्कुल उसी तरह स्मॉल डी है, कैपिटल डी है, होल हुआ हुआ है 6 मिलीमीटर डाया का, और आपके पास जो नॉमिनल स्ट्रेस है वो टी टॉ नॉट टी इज इक्वल टू टी डी ओवर 2 जे नेट होगी, जिसके अंदर आपने जे नेट इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। इसमें अगेन ए की वैल्यू आपको चाहिए, ए की वैल्यू इधर से निकल आएगी, ए ओवर डी आपको पता है, कैपिटल स्मॉल डी और कैपिटल डी की रेशियो भी आपको पता है। तो जस्ट चूज द ए एंड के टी एस वैल्यूज, अप्रोप्रिएट ए एंड के टी एस वैल्यूज, और आपके पास ये बेंडिंग के लिए आ गया, और टॉर्शन के लिए आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 0.89 और के टी एस की वैल्यू आ जाएगी 1.75। इसके बाद आप इसमें इधर से जेड नेट और इधर से जे नेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप के एफ और के एफ एस निकाल लेंगे, 1 प्लस क्यू इंटू के टी माइनस 1 से। क्यू की वैल्यूज आप लोग जो आपने 6th चैप्टर में ग्राफ देखे थे क्यू की वैल्यूज के, वहां से निकाल लीजिए। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इसको मिटा दूं और सॉल्यूशन की तरफ हम जाएं, ठीक है, तो Z नेट की ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.31 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो मैंने पीछे लिखी हैं वो इधर से आ गई। इसी तरह J नेट की वैल्यू 155 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर रेज्ड टू पावर 4 आ गया। इसके बाद आप नॉमिनल वैल्यूज निकाल, अच्छा के एफ और के एफ एस की वैल्यू निकाल लें 2.07 और 1.72, एंड इन द एंड आप ये बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसकी, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू के एफ इंटू एम ओवर जेड नेट। ठीक है, एम ओवर जेड नेट थी ना आपके पास सिग्मा की वैल्यू, सो के एफ आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके अंदर ये देखें कि मोमेंट यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन थी प्रॉब्लम के अंदर, वहां पे ये 120 और 150 ये दोनों कंप्लीटली रिवर्स लोड है। इसका मतलब सिग्मा ए, या चलें आप मोमेंट की बात कर रहे हैं और टॉर्क की, तो मोमेंट ए वुड बी 150 न्यूटन मीटर एंड मोमेंट की मिड रेंज वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसी तरह टॉर्क की अल्टरनेटिंग वैल्यू 120 न्यूटन मीटर है और इसकी मिड रेंज वैल्यू जो है वो 0 है। तो आप रोक के पूछ सकते हैं मेरे से। सो देयरफॉर मैंने इधर ये बेसिकली एम ए डाला है, जिसकी वजह से ये सिग्मा ए है। एक्स तो शो कर रहा है कि एक्सेस जो मैंने चूज किया इसके लिए वो, और ए जो है अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है, इसका मिड रेंज कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एम एम 0 है। इसी तरह टॉ का भी, टॉ एक्स वाई, तो इसका जो डायरेक्शन है शेयर स्ट्रेस की अकॉर्डिंग टू द प्लेन दैट आई चोज, और ए अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है क्योंकि टी ए सिर्फ मौजूद है। और फिर जो है टी डी ओवर 2 जे नेट, ये उसी अपेंडिक्स A16 के अंदर नॉमिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको के एफ एस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल ली, which comes out to be 28 megapascals. Sigma comes out to be 93.8 megapascals. ठीक है जी, मिड रेंज कंपोनेंट यानी सिग्मा एक्स एम would be 0 and tau xym would be equal to 0. अब मैं जी अगला काम क्या करूं, अब मुझे चाहिए कि मैं सिग्मा ए प्राइम निकाल लूं। ठीक है, विच वुड बी व्हाट, सिग्मा एक्स ए स्क्वायर प्लस 3 टॉ एक्स वाई ए स्क्वायर अंडर रूट, ये मुझे निकालना होगा। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 105.6 मेगा पास्कल्स, और सिग्मा एम प्राइम वुड बी 0। ठीक है, क्योंकि सिग्मा एक्स एम और टॉ एक्स वाई एम ये दोनों 0 होंगे। सो अब मैं क्या कर सकता हूं जी, अब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर उसने मुझसे पूछा है गर्बर का, अब ये कंप्लीटली रिवर्स लोड्स हैं दोनों केस में, सिग्मा एम प्राइम 0 है। ठीक है, अगर आप गर्बर की इक्वेशन देखें, let me go back to the equation of
ये देखें, ये आपके पास मॉडिफाइड गुडमैन का टेबल है और ये गर्बर का टेबल है। इसमें आप देखें कि ये सिग्मा एम आता है डिनोमिनेटर में। तो याद रखें कि जब, इसीलिए इसने ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फार्मूले में लिखा है कि ये फार्मूला वैलिड ही तब है जब सिग्मा एम की वैल्यू जीरो से बड़ी है, क्योंकि सिग्मा एम डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर सिग्मा एम की वैल्यू जीरो ही तो एन एफ की वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। सो इस केस में क्या करें, तो भाई सिग्मा एम जीरो कब होता है? सिग्मा एम इज जीरो व्हेन वी हैव कंप्लीटली रिवर्स लोड। और कंप्लीटली रिवर्स लोड में तो बेसिकली हमें ज़रूरत भी नहीं है गर्बर लगाने की, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हम एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से, और जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से कंपेयर करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट लाइफ कब होती है? फॉर कंप्लीटली रिवर्स लोड। कंप्लीटली रिवर्स लोड यानी जब सिग्मा एम जीरो होता है। तो फिर इनफाइनाइट लाइफ कब होती है जी? जब आपकी अप्लाइड स्ट्रेस, अल्टरनेटिंग ये अप्लाइड स्ट्रेस है, व्हेन इट इज लेस देन एस ई। ठीक है, तो इस केस में आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, वो क्या होगा? दैट वुड बी एस ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ए, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। तो इसी तरह हमने इस केस में भी एन एफ इज इक्वल टू एस ए या एस ई, जो भी आप इसे समझ लें, अल्टरनेटिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, एस ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ए प्राइम, ये कर देंगे। तो एस ई आपने क्या निकाला था? एस ई आपने 165 मेगा पास्कल निकाला था। सो आई कम बैक टू दिस स्लाइड। यहाँ पे आप 165 डिवाइडेड बाय दिस 105.6 इज इक्वल टू 1.56 कर देंगे। ठीक है, और जो आपके पास यील्ड का क्राइटेरिया क्या होता है? यील्ड का क्राइटेरिया होता है एस वाई ओवर सिग्मा ए प्राइम प्लस सिग्मा एम प्राइम। सिर्फ आपने ए और एम को प्राइम प्राइम कर दिया। ठीक है, तो सिग्मा एम प्राइम तो चूंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए आपके पास ये एन वाई इज इक्वल टू एस वाई और सिग्मा ए प्राइम 3.50 हो गया। तो दैट टेल्स यू कि fatigue is going to be the likely cause of failure because it has a lower factor of safety than the first cycle yielding. ठीक है, so this was your part A. अच्छा, पार्ट बी के अंदर अब आप गर्बर का लगा सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी अगर आप देखें तो उसके अंदर उसने कहा था कि पल्सेटिंग टॉर्क 20 से 160 आ गया। ठीक है, अब आपके पास टॉर्क इस तरह 160 से 20 के दरमियान टॉर्क जो है वो पल्सेट कर रहा है। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट अलबत्ता कांस्टेंट हो गया 150, विच मींस के टी जो है, टी मैक्स वो आपके पास 160 न्यूटन मीटर है, टी मिन 20 न्यूटन मीटर है, एम मैक्स और एम मिन दोनों, एम मैक्स जो है वो 150, एम मिन 0 है। सो बेसिकली आपके पास मिड रेंज कंपोनेंट इसका 150, अल्टरनेट कंपोनेंट 0 है। ठीक है, ये मोमेंट का। और अगर आप टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का मिड रेंज कंपोनेंट वुड बी 160 प्लस 20/2, सो 180/2 90 होगा। और जो इसका अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है वो 160 माइनस 20/2 यानी 140/2 70 होगा। ठीक है, तो आपके पास इस केस में हो गया। हाँ, सो इस केस में आपके पास टी ए की वैल्यू 70 न्यूटन मीटर, टी एम की वैल्यू 90 न्यूटन मीटर, और इसी तरह अगर मैं कहूँ जी एम एम उसकी वैल्यू 150 न्यूटन मीटर और एम ए की वैल्यू 0, ये आ जाएंगी आपके पास। इसके बाद आप अल्टरनेटिंग और मिड रेंज दोनों कंपोनेंट शियर स्ट्रेस के निकालेंगे आप, क्योंकि अब आपके पास टॉर्क का अल्टरनेटिंग और मिड रेंज दोनों कंपोनेंट्स मौजूद है। के एफ एस की वही वैल्यू है जो पहले आप निकाल चुके हैं, जे नेट की वही वैल्यू है जो आप पहले निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में। सो इनको आप
करेंगे तो 16.3 और 21 मेगा पास्कल्स आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसी तरह सिग्मा जो है नॉर्मल स्ट्रेस, उसका सिर्फ मिड रेंज कंपोनेंट होगा क्योंकि ये जीरो है अल्टरनेट कंपोनेंट मोमेंट का। सो मिड रेंज कंपोनेंट मोमेंट का लगाएंगे 150। जेड नेट आप पहले निकाल चुके हैं, के एफ भी पहले निकाल चुके हैं। 93.8 मेगा पास्कल्स इज योर नॉर्मल स्ट्रेस मिड रेंज कंपोनेंट। वॉन माइसिस कंपोनेंट फिर निकाल लें। सिग्मा ए प्राइम में तो जो है सिंपली क्या होगा, सिग्मा ए प्राइम वुड बी इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 3 टॉ ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसको x कर लें, इसको एक्स वाई कर लें, तो ये चीज़ जीरो है आपके पास। सो ओनली 3 इंटू 16.3 स्क्वायर हो, ये वाला 16.3 आ जाएगा। सो 28.2 मेगा पास्कल। सिग्मा m प्राइम वुड बी इक्वल टू सिग्मा m स्क्वायर प्लस 3 टॉ m स्क्वायर अंडर रूट, ये x आ जाएगा, ये एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये 93.8 ये इधर से आ गया, और टॉ की वैल्यू ये आपकी पिछली स्लाइड ये 21 दी हुई है, मिड रेंज 21 आ गई। सो 100.6 मेगा पास्कल आ जाएगा। अब आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लें। 1/2 एस यू टी आपको पता है, एस ई आप निकाल चुके हैं। सिग्मा एम और सिग्मा ए की जगह सिग्मा एम प्राइम और सिग्मा ए प्राइम लगा दें। सारा फॉर्मूला ये वाला यूज करें तो आपके पास यू विल गेट दिस 3.03। ठीक है, और यील्ड के अगेंस्ट इसी केस में एस वाई और सिग्मा ए प्राइम प्लस सिग्मा एम प्राइम, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो 2.87। तो इस केस में फर्स्ट साइकिल यील्डिंग जो है दैट इज द लाइकली कॉज ऑफ फेलियर रादर देन फटीग, बिकॉज दैट हैज अ लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। So this is how you can do combinational loading problems। ये थोड़ी डिटेल्ड एग्जांपल थी, पिछले वीक टाइम नहीं मिला। तो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम इसके मैंने आपसे कहा था कि इस वीक में मैं आपका चैप्टर नंबर 6 का क्विज लूँगा। सो वो मैं क्विज आपसे लूँगा, बट बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम कोई प्रैक्टिस कर लें प्रॉब्लम्स की, और अगर आपको कोई रीकैप चाहिए तो मैं रीकैप भी पूरे चैप्टर का देने को तैयार हूँ। जो आपकी एक्सरसाइज है इसकी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से चले। क्या एक शॉर्ट रीकैप लें और उसके बाद प्रॉब्लम्स पे जाएं, या ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर लें, किस तरह करें अभी? एनीवन? सर वो असाइनमेंट वाला सही था, आप एक असाइनमेंट दे दें चैप्टर का और वो कर लें तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम्स बता दूंगा। हो सकता है मैं ये ना कहूँ कि सबमिट कराएं, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम्स दे देता हूँ। लेकिन मैं तो उससे भी एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ इधर बोर्ड के ऊपर कुछ 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज से, अगर आप लोग चाहें तो। सर पहले शॉर्ट रिकैप कर दें। शॉर्ट रिकैप कर दें। आप लोगों ने वैसे देखा होगा चैप्टर, तैयारी तो की हुई है ना क्विज की? यस सर। मोटा मोटा सर अभी तक तो किया है। मोटा मोटा, पतला पतला भी करो ना, मोटा मोटा ना करो खाली। सो वो वही प्रॉब्लम्स का नहीं पता ना कि मतलब किस तरह। चलो प्रॉब्लम्स मैं करा देता हूँ आपको। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, लेट मी डू इट लाइक दिस। मैं अभी एक रिकैप करता हूँ, और कल की जो 1 घंटे आज की जो भी बाद में क्लास आएगी, 1 घंटा रह गया, और जो कल की 1 घंटे की क्लास है, इनमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ, और क्विज जो है मैं क्लास के अलावा ले लेता हूँ। मैं थर्सडे या फ्राइडे के किसी टाइम पे आपसे क्विज ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टाइम भी थोड़ा मिल जाएगा,
और दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे, रिकैप भी हो जाएगा, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लेकिन क्विज फिर आप ये है कि अच्छी तरह तैयार करें फिर इसके ऊपर। ओके, सो मैं अगर इस चैप्टर के स्टार्ट में चला जाऊं, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने इसलिए इस पे टाइम भी बहुत लगाया। मैंने आपसे इस कोर्स के स्टार्ट में कहा था कि जी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इस कोर्स की बैकबोन है। तो मैंने आधा सेमेस्टर, यानी 8 वीक्स गुजर गए हमारे 16 में से, तो मैंने आधा सेमेस्टर लगाया है आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के ऊपर। अब इसके बाद हम इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, पहले स्क्रूज पे देखेंगे, फास्टनर्स पे, उसके बाद स्प्रिंग्स पे, उसके बाद वेल्डेड जॉइंट्स पे, फिर शैफ्ट्स पे, इस तरह करके ना फिर अब तेज तेज चलेंगे इसके बाद। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पे मैंने आपको बहुत टाइम लगाया। इसके अंदर जो सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब कभी भी आपके पास स्टैटिक लोड है, ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल है, तो फिर आपने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लगानी है, जिसमें कांस्टेंट लोड होता है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगर जो है उसका यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन और कंप्रेशन इक्वल नहीं है, तो ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी, सॉरी डक्टाइल कूलम मोहर थ्योरी लग जाएगी। तो मोस्टली आप ये दो थ्योरीज लगा रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप डक्टाइल मटेरियल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। और इसमें आपको पता है कि आपका जो था वो ये था कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू एस वाई ओवर एन था, क्या था, ठीक है। और ये डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में आप वॉन माइसिस स्ट्रेस निकालते थे। अगर आपकी प्लेनर प्रॉब्लम है तो वो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 3 टॉ, सॉरी, प्लस 3 टॉ एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाती थी, ठीक है। तो ये और सिग्मा वाई भी एक्चुअली अक्सर आपके पास जीरो ही आ रहा होता था, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टॉ एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट बन जाता था। अब अगर इनमें से कोई भी स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रही है, तो फिर आप ये वाली थ्योरीज नहीं लगा सकते, फिर आपको जाना पड़ता है फटीग वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में जो हमने अभी किया। इसमें आपके पास अब मैं बिल्कुल आपको मोटा मोटा बताता हूं कि इसके अंदर आपके पास दो किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। एक है कंप्लीटली रिवर्स लोड जो जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, और एक है फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है, जो जिसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है। इन दोनों को सेपरेटली आपने डील करना है। ये वाली सिचुएशन होगी तो आप ये स्ट्रेस लाइफ मेथड लगाएंगे, ठीक है, स्ट्रेस लाइफ मेथड। और अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो फिर आप इधर किधर लिखा होगा कॉम्यूटेशन फटीग, ये फटीग फेलियर क्राइटेरिया फॉर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगाएंगे। यानी इसमें वो कौन कौन से हैं, वही गुडमैन, गर्बर, एजमी, लिप्टिक वगैरह, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है जो कि जिसमें आपने गलती नहीं करनी। अब सब फटीग लाइफ मेथड में आपने स्ट्रेन लाइफ मेथड की भी इक्वेशन पढ़ी, लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड की भी इक्वेशन पढ़ी, लेकिन इसके हमने प्रॉब्लम्स नहीं किए, इनको हमने अप्लाई नहीं किया। दीज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। स्ट्रेस लाइफ मेथड को हमने डिटेल से पढ़ा। सो अगर मैं स्ट्रेस लाइफ मेथड में जाऊं तो ये आपके पास उसकी फिगर है। आपके पास एक लाइन आती है जिसके अंदर एंड्योरेंस लिमिट जिसको हम कहते हैं, इससे नीचे इनफाइनाइट लाइफ हो जाती है बॉडी की। तो अगर कोई पूछे जी कि डिजाइन करना है मैंने, तो यू विल ऑलवेज वांट कि आपकी अप्लाइड स्ट्रेस सिग्मा ए वो हमेशा कम हो एस ई से, ठीक है, तो आपकी लाइफ इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर ये ज्यादा हो तो फिर आपको पता करना होगा कि मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स कितने, क्योंकि फिर ये आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स फेल हो जाएगा। याद रखिए कि मैं कंप्लीटली रिवर्स लोड की बात कर रहा हूं जिसमें सिग्मा एम जीरो होता है। सो इन दैट केस मेरे पास जो इक्वेशंस बनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी, दोज वर
these two equations ठहरे. Yes. SF is equal to AN raised to the power B. ठीक है. इसमें आपने A की वैल्यू निकाल लेनी है FSUT स्क्वायर ओवर SE और B की वैल्यू -1/3 log FSUT ओवर SE. इससे आपको गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए फटीग स्ट्रेंथ पता चल जाएगी. यानी आपके पास ये जो स्ट्रेस लाइफ मेथड का ग्राफ है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये जी मेरे पास 5 × 10⁴ नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी है फटीग स्ट्रेंथ की जिसके ऊपर फेलियर अकर हो जाएगा, तो वो आप इस इक्वेशन से बताते हैं. और अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू गिवन हो, आपको कहा जाए जी ये वैल्यू मुझे गिवन है अल्टरनेटिंग स्ट्रेस की, इस पे मुझे बताइए नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं. अब इन इक्वेशंस में ये जो ए और बी आपके पास कांस्टेंट आ रहे हैं, इनके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप टेबल A20 से फाइंड आउट करते हैं. साथ इसमें एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है. ठीक है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आप डायरेक्टली अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ही फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए आप जो चीज यूज करते हैं वो ये फॉर्मूला है कि आपका S प्राइम E दैट इज इक्वल टू 0.5 SUT. अगर आपकी SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ 200 kPSI या 1400 मेगापास्कल से कम है, और अगर 200 kPSI या 1400 मेगापास्कल से ज्यादा है तो फिर आप S प्राइम E की ये दो वैल्यूज को कांस्टेंट ले लेते हैं, चाहे जितनी भी ज्यादा अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ठीक है, इससे आप S प्राइम E निकाल लेते हैं. और लेकिन फॉर्मूला में S प्राइम E नहीं है, फॉर्मूला में आपके पास SE है. तो S प्राइम E रोटेटिंग बीम का जो स्पेसिमेन टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, और SE एक्चुअल पार्ट की एंड्योरेंस लिमिट है. ये कैसे निकलती है? दिस कम्स फ्रॉम मेरीन इक्वेशन, जो कि ये आपके पास. ठीक है, KA KB KC KD KE KF से मल्टीप्लाई करके S प्राइम E को आप ऐसे ही निकाल लेते हैं. अब इनमें से हर एक मॉडिफाइंग फैक्टर है. ये KA सरफेस का है, KB साइज का है, KC लोड का है, KD टेम्परेचर का है, KE रिलायबिलिटी का है, और KF मिसलेनियस फैक्टर अगर कोई मौजूद हो तो वो KF के अंदर आ जाता है. सो आपने ये सारे निकालने सीखे कि किस तरीके से निकालते हैं. इन दी एंड आपको पता लग गया जी कि मेरे पास SE की वैल्यू कैसी आएगी. नेक्स्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फटीग के अंदर, शियर में भी और नॉर्मल स्ट्रेस में भी. ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग भी हो सकती है और नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड भी हो सकती है. तो ये KF निकालने के लिए मैंने ये दो इक्वेशंस आपको बताई थी, 1 + Q × KT - 1 और 1 + Q shear × KTS - 1. KT और KTS तो टेबल A15 में से निकलते हैं, अपेंडिक्स A15 में गिवन होती हैं. अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एंड टाइप ऑफ द लोड आपको KT और KTS के टेबल गिवन चार्ट्स गिवन होते हैं. Q और Q shear के जो ग्राफ हैं वो आगे फिगर, ये Q की और ये Q shear की ग्राफ दिए हुए. सो Q और Q shear और KT और KTS निकाल के आप KF और KFS निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मसला भी हल हो गया. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस पे चले जाते हैं. आपने देख लिया कि कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. बार बार मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, आपको अब तक याद हो गया होगा. ये दोनों फॉर्मूलाज ये हैं कंप्लीटली रिवर्स लोड के लिए. अब इसके अंदर मिड रेंज कंपोनेंट जीरो इस वजह से अपीयर ही नहीं हो रहा इन दोनों इक्वेशंस में. अगर मिड रेंज कंपोनेंट जीरो ना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो इस तरीके से स्ट्रेस हो, ये स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू हो, और ये स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू है, तो आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे. एक सिग्मा मिड रेंज आएगा विच वुड बी सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2,
और एक सिग्मा अल्टरनेटिंग आएगा विच वुड बी मोड ऑफ सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाय 2। ठीक है, अब मैं फेलियर को कैसे करूं जस्टिफाई के, किस तरीके से मैं इसको प्रिडिक्ट करूं, उसके लिए वी हैव, मैं इस डायग्राम पे डायरेक्टली जाता हूं। वी हैव 4 क्राइटेरियाज: सॉडरबर्ग, गर्बर, मॉडिफाइड गुडमैन एंड एज़मी-लिप्टिक। इनमें से कोई क्राइटेरिया आप यूज, सॉडरबर्ग नॉर्मली यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। इन 3 में से कोई यूज कर लें। और चौथा, आपने जब भी कोई भी लगाना है, इनमें से कोई भी थ्योरी यूज करनी है, कोई भी लाइन यूज करनी है, तो आपको एक एडिशनली फर्स्ट साइकिल यील्डिंग या जिसको लैंगर लाइन कहते हैं वो भी चेक करनी है कि कहीं फर्स्ट साइकिल यील्डिंग की वजह से फेलियर तो नहीं अकर हो रहा। ठीक है, अब इनको अप्लाई करने के लिए इनकी डिजाइन इक्वेशंस हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सिग्मा अल्टरनेट और सिग्मा मिड रेंज अगर मेरे पास गिवन हो तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, या अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन हो तो मैं सिग्मा ए और सिग्मा एम कितना लगा सकता हूँ। तो ये काम करने के लिए आप ये डिज़ाइन इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, या इससे अच्छा जो इससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच है वो आप इस टेबल को यूज़ कर लें। ये टेबल आपके पास 3 टेबल गिवन है, एक मॉडिफाइड गुडमैन का, एक गर्बर का, एक एज़मी-लिप्टिक का। तीनों टेबल्स को एक ही तरह से इंप्लीमेंट करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपने निकालना है तो ये आखिरी रो के अंदर है, और अगर आपने स्ट्रेंथ निकालनी है कि मैक्सिमम स्ट्रेस मैं अल्टरनेटिंग और मिड रेंज कितनी लगा सकता हूं, तो वो ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, सो आर की वैल्यू जो है दैट वुड बी सिग्मा ए ओवर सिग्मा, जो भी आपके पास लगे हैं। तो आपने जो भी आपके पास स्ट्रेसेस लगी हैं उनमें से अल्टरनेटिंग और मिड रेंज कंपोनेंट निकाल लेना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं, और आप मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं। अगर आपका एन वाई बड़ा हो, इफ एन वाई इज ग्रेटर देन एन एफ, एन वाई कैसे निकलता है जी? एन वाई आपका इस इक्वेशन में से निकलता है। ठीक है, तो एन वाई क्या है? वो ये फर्स्ट साइकिल यील्डिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। एन एफ क्या है? फटीग फेलियर के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अगर एन वाई एन एफ से बड़ा है तो दैट मीन्स फेलियर अकर्स ड्यू टू फटीग। तो फिर आप जो है ये एस ए और एस एम की वैल्यूज इस स्टाइल में से निकालेंगे। और अगर एन एफ बड़ा एन वाई से, तो इसका मतलब है कि फेलियर जो है वो यील्ड की वजह से हो रहा है, फर्स्ट साइकिल यील्डिंग की वजह से। फर्स्ट साइकिल यील्डिंग की ये सेकंड रो है, और फिर आप एस ए और एस एम यानी अल्टरनेटिंग और मिड रेंज स्ट्रेंथ्स यानी मैक्सिमम अलाउड अल्टरनेटिंग और मैक्सिमम अलाउड मिड रेंज स्ट्रेसेस वो इस स्टाइल से निकालेंगे इन दैट केस। ठीक है, हर एक केस में, तीनों केसेस में। तो दिस वाज जो है वो हाउ यू प्रिडिक्टेड फेलियर, फटीग फेलियर अंडर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। लेकिन जैसे मैंने आज सुबह ये स्टार्ट में लेक्चर के कहा कि सारे जो फार्मूलाज हैं आपके वो नॉर्मल स्ट्रेस की फॉर्म में। अगर शेयर स्ट्रेस आ जाएगी तो क्या करेंगे? शेयर स्ट्रेस आएगी तो फिर आप जो एस यू है, एस यू टी फार्मूला को, उसको रिप्लेस कर देंगे एस एस यू से, और एस वाई अगर आ रहा है तो रिप्लेस कर देंगे एस एस वाई से, और सिग्मा ए को रिप्लेस कर देंगे टॉ ए से। या शेयर स्ट्रेस के लिए मैं सिर्फ प्योर शेयर स्ट्रेस लग रही है, प्योर टॉर्शन है, और सिग्मा एम को रिप्लेस कर देंगे टॉ एम से। तो आपके ये सारे फॉर्मूलाज कन्वर्ट हो जाएंगे। एस एस यू को आप फाइंड करेंगे 0.67 एस यू टी से, एस एस वाई को फाइंड आउट करेंगे 0.577 एस वाई टी से। तो आप ये 4 रिप्लेसमेंट्स लगाएं, हर फॉर्मूले को चेंज कर दें, खा वो गर्बर का हो, गुडमैन का हो, या एज़मी-लिप्टिक का हो, मॉडिफाइड गुडमैन का हो, किसी का भी हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और आप इस तरह
टॉर्शन की या प्योर शियर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, उसका अल्टरनेटिंग और मिड रेंज स्ट्रेंथ्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कॉम्बिनेशनल लोड हो तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको जो है वो सिग्मा बेंडिंग की वजह से, सिग्मा एक्सिल की वजह से और टॉ शियर स्ट्रेस जो है, इन तीनों का इफेक्ट जो है किसी एक क्वांटिटी के अंदर कैप्चर करना होगा, और वो क्वांटिटी जो है वो वॉन माइसिस स्ट्रेस है, यानी इक्विवेलेंट स्ट्रेस सिग्मा ए प्राइम और सिग्मा एम प्राइम। अल्टरनेटिंग कंपोनेंट की सारी स्ट्रेसेस जो है बेंडिंग, एक्सियल और टॉर्शनल, वो आप सिग्मा ए प्राइम के अंदर ले आए इस फॉर्मूला से। और मिड रेंज कंपोनेंट्स की जितनी भी स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग और एक्सिल की वजह से या टॉर्शन की वजह से शियर स्ट्रेस जो है, उसको आप सिग्मा एम प्राइम के अंदर ले आए। अब आप वही सारे फार्मूलाज यूज करें जो गर्बर, गुडमैन और एजमी लिप्टिक में आपने यूज किए थे। जस्ट रिप्लेस सिग्मा एम उन फार्मूलों में बाय सिग्मा ए प्राइम एंड सिग्मा एम इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा एम प्राइम, दैट इज ऑल। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है फार्मूला के अंदर। बाकी आपको मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स चैप्टर के अंदर भी कराई हैं। अभी 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे और फिर जो है वो हम, मेरा ख्याल है कि क्विज के लिए तैयार हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है जी, क्विज बाद में नहीं होता? बाद में ही, आज नहीं होगा, लेकिन तैयार तो हो जाओगे ना क्विज के लिए। मैं तो कह रहा हूँ तैयारी मेरी तरफ से हो जाएगी क्विज की आपके लिए। जी सर, बेहतर है सर। चलो सही। चलें फिर